हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और यहाँ पे हम आपका कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रामर सीरीज को। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ और उनका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ये आपके लिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो प्लीज पे अटेंशन। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पढ़िए इसे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पंचुएशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। मैन मे कम एंड मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। इनमें से सारे के सारे सेंटेंस में से करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस कौन सा होगा आपका? बताइए यहाँ पे। अब देखो, जब आपके पास में ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो आप एक चीज ध्यान दो। अब इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है और वो क्या है? ये मैन में कम एंड मैन में गो, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है आपके पास में यहाँ पे। मैन में कम एंड मैन में गो, एक तो ये क्लॉज हो गया और दूसरा है आई गो ऑन फॉर एवर हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी हम यहाँ पे अगर बट से जोड़ दें तो आपका कॉमा हमेशा बट से पहले लगता है। तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर होता है आपका यहाँ पे। तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ रहे हो तो कॉमा बट से पहले लगेगा। ठीक है, जैसे कि क्लॉज वन लगा दिया आपने यहाँ पे, फिर आपका कॉमा आ गया, फिर बट, और फिर आपका जो क्लॉज टू है उसको आप लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आओ। चेंज द वर्ड ग्रास इनटू अ वर्ब। अब इसको आप वर्ब में यहाँ पे कन्वर्ट करो। कैसे करोगे आप यहाँ पे ग्रास को? अब ग्रास का जो है ये वर्ड यहाँ पे, आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा वर्ब में ग्रेज। ग्रेज होता है वर्ब। तो ग्रेज का मीनिंग होता है टू ईट ग्रास, घास को खाना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, काउस ग्रेज इन द फील्ड, यानी गाय घास खाती है फील्ड में। तो ये नेचुरल डिक्शनरी आपका ये ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब में कन्वर्ट होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ ग्रासी, तो ग्रासी क्या हो जाएगा? ग्रासी तो एडजेक्टिव है ना। जैसे हम बोलते हैं ग्रासी लॉन, भाई घास कैसा है, बड़ा ग्रासी है ये, है ना। तो ये एडजेक्टिव हो गया। ग्रासिंग क्या हो जाएगा? ग्रासिंग आपका पार्टिसिपल फॉर्म है यहाँ पे, बेस वर्ब नहीं है यहाँ पे। और ग्रासीफाई ये आपका कोई वर्ड नहीं है, इसको तो वैसे ऐसे ही आपका इन्वेंट कर दिया यहाँ पे आपका। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे ध्यान में रखेंगे। ग्रास का वर्ब में है, आप ग्रेज लिखेंगे इसको। नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन फॉर्म ऑफ कंडेम। कंडेम का नाउन फॉर्म क्या होगा? देखो, ये जो ये कंडेम क्या चीज है? ये कौन सा फॉर्म है आपका यहाँ पे? तो ये आपका एक्चुअली क्या है? इट इज अ वर्ब। कंडेम यहाँ पे वर्ब हो गया। अब वर्ब कंडेम का नाउन फॉर्म होता है आपका यहाँ पे, ये होगा कंडेमनेशन। ये होता है आपका नाउन फॉर्म। तो यानी आपने क्या किया? आपने यहाँ पे आपका सफिक्स ऐड कर दिया। कौन सा सफिक्स ऐड किया आपने? एशियन वाला है, आपने सफिक्स को ऐड कर दिया। तो ये प्रोसेस आपके नाउन को बनाता है। तो वर्ब क्या हो गया? कंडेम। और नाउन को यहाँ पे बनाने के लिए हमने इसे कंडेमनेशन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो नाउन क्या हो गया आपका? अब एक्ट ऑफ कंडेमनिंग हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कंडेमनिंग क्या चीज है? इट इज एन एडवर्ब। ये आपका एडवर्ब हो गया। कंडेमनेबल क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। और कंडेम क्या हो गया आपका यहाँ पे? ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अगेन एडजेक्टिव हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके कोई वर्ड्स है वहां पे जहाँ पे आपका एशियन आ रहा है आपके सफिक्स वगैरह में, या फिर आपका मेंट आ गया है, या फिर और क्या आ सकता है आपके साथ में आपका, अगर ये शेन आ गया है यहाँ पे, तो ये मोस्टली आपके नाउन्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आइए। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। व्हाट डैश यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। क्या यूज करोगे आप इसमें यहाँ पे? एग्ड, पुट, कॉल, टर्न। क्या आपका वर्ड यूज करोगे यहाँ पे आपका? देखो, व्हाट डैश यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका, ये होगा यहाँ पे एग्ड होएगा। अब एग्ड क्यों होएगा? क्योंकि देखो सुनो, आपने एक फ्रेज सुना होगा एग ऑन। अब एग ऑन, ये जो फ्रेज है यहाँ पे एग ऑन, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है टू एनकरेज या मोटिवेट करना स्ट्रांगली। तो कॉन्टेक्स्ट में मोटिवेशन पूछा जा रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे आपका इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठता है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डिसीव करना, है ना। या फिर हम कोई क्लोथ्स को पुट ऑन करते हैं, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, हटा दो इसको। देखो, अगर आपको कभी आपको मीनिंग नहीं पता हो ना किन्हीं वर्ड्स के, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मीनिंग क्या है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना सीखो इसको। अगर हम यहाँ पे कॉल ऑन को लगा देते, तो कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना या फॉर्मली रिक्वेस्ट करना, तो ये यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, हटा दो, एलिमिनेट कर दो। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट अ मशीन या अटैक करना, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे आपके इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? एक्ट लिख देंगे, यानी एगॉन से आप रिलेट करेंगे, विच मीन्स टू मोटिवेट या प्रवोक करना। नेक्स्ट आइए। सिंथेसाइज इनटू अ सिंपल सेंटेंस। होमर वाज अ ग्रेट पोएट।
ही वॉज बॉर्न समवेयर, नोबडी नोज वेयर। अब इसको आपको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। अब इसमें तीन आपके पोर्शन दे रखे हैं, एक तो होमर वॉज अ ग्रेट पोएट, फिर ही वॉज बॉर्न समवेयर, और फिर नोबडी नोज वेयर। तो अब आप इसे कैसे करेक्ट कर अब आप इसे कैसे करेक्ट करोगे? यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, एक आपका वन फाइनाइट वर्ब को यूज करना है और सारे के सारे आइडियाज को मर्ज करना है वही आपके फ्रेज के साथ में। तो क्या आपका करेक्ट आंसर होगा इसके साथ में? देखो, होमर अ ग्रेट पोएट वॉज बॉर्न एट एन अननोन प्लेस, क्या ये सही है? देखो यहाँ पे इसको, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसने यहाँ पे आपका वॉज को यूज करके सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब को यूज करके सारे आइडियाज को मर्ज कर दिया आपका। यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है, कोई पार्टिसिपल नहीं है, इसलिए ये हमारा आपका एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कंजंक्शन नहीं लगाना, क्लॉज नहीं लगाना, बिकॉज सेंटेंस हैज आस्क्ड अस टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल सेंटेंस। फोकस करो। बी देखो यहाँ पे क्या बोलता है, नोबडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट होमर। अब इसने आपका फोकस शिफ्ट कर दिया, नोबडी पे कर दिया यहाँ पे। क्या हम नोबडी के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, हमारा फोकस उस पर है ही नहीं। सी देखो, होमर वॉज अ ग्रेट पोएट बट हिज बर्थ प्लेस इज अननोन। बट को यूज कर लिया, कंजंक्शन यूज कर लिया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया आपका। हमें तो सिंपल में कन्वर्ट करना है, हटा दो। डी देखो, बीइंग अ ग्रेट पोएट होमर्स बर्थ प्लेस इज नॉट नोन बाय एनीवन। अब बीइंग कर दिया यानी पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन कर दिया यहाँ पे आपका बीइंग को लगा के, तो अगेन इट इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे सिंथेसिस का रूल सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब लगेगा, कोई आपके फालतू कंजंक्शंस नहीं लगाओगे आप। नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। somebody had cleaned my shoes and brushed my suit। क्या होगा यहाँ पे आपका इसको आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट आपका यहाँ पे? तो इसमें वन बाय वन हमें इसे लेके चलते हैं। पहला देखो आपका ए को, देखो यहाँ पे ए में क्या आ रहा है आपका ऑप्शन ए में, माई शूज हैड बीन क्लीन्ड एंड माई सूट ब्रश्ड माई बाय समबडी। अब यहाँ पे क्या लिखा, ये माई सूट ब्रश्ड, ये क्या चीज है? यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है। क्या माई सूट हैड बीन लिखा होना चाहिए था ना यहाँ पे, तो वो मिसिंग है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये तो गलत हो गया यहाँ पे आपका, है ना, ग्रामेटिकली। बी देखो, माई शूज वर क्लीन एंड माई सूट वॉज ब्रश्ड। यहाँ पे क्या गलत है आपका? भाई ये आपका जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे वर क्लीन, ये सिंपल पास्ट है, जबकि आपका सेंटेंस के स्ट्रक्चर में था पास्ट परफेक्ट में था यहाँ पे, तो इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ पे। अब आप सी को देखो, माई शूज एंड सूट हैड बीन क्लीन्ड एंड ब्रश्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया, सूट एंड आपका जो ये शूज एंड सूट है, इट हैड बीन क्लीन एंड ब्रश्ड, तो ये अनक्लियर है कि कौन सा एक्शन किस ऑब्जेक्ट के लिए किया है, तो अगेन आप इसको एलिमिनेट कर दो। अब बचा अपना ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर क्यों होगा? क्योंकि अब आप यहाँ पे देखो, आपका ओरिजिनल सेंटेंस कैसा है हमारा, यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस हमारा लिखा था पास्ट परफेक्ट में है यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस आपका। ठीक है, तो हैड क्लीन है और हैड ब्रश लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका आना ही आना है। तो पैसिव बनाते टाइम टेंस हमेशा आपका ऐसे टाइम पे सेम रहना चाहिए। पास्ट परफेक्ट पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ लगा देंगे हैड बीन आपका लगा दिया और साथ में आप पास्ट पार्टिसिपल को लगाएंगे। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स है, माई शूज और माई सूट, इसीलिए आपने पैरेलल स्ट्रक्चर मेंटेन करना जरूरी है। माई शूड हैड बीन क्लीन, माई सूट हैड बीन ब्रश्ड, तो ये आपने यहाँ पे यूज किया है। और बाय समबडी लिखना ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, आप इसे अगर स्किप भी कर दोगे तो ये गलत नहीं होगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो ऐसे आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा इनमें से आपका करेक्ट स्पेलिंग है क्वेश्चन का यहाँ पे? अब देखो वर्ड क्या बनता है हमारा, क्वेश्चन बनता है वर्ड आपका, सिंपल सा चीज है यहाँ पे। अब इसमें क्या लगाना है आपका करेक्ट आंसर कैसे आएगा आपका? यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेलिंग है आपको जो आपको एग्जाम में याद करनी है, तो ये करेक्ट आंसर यही होगा यहाँ पे, जहाँ पे आप डबल एन को लगा रहे हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें डबल एन आना है आपका यहाँ पे। ऑलराइट, बाकी सब आपके गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपके एक तो इसमें डबल एस लगा दिया, डबल एन, ये आपका यहाँ पे अलग ही चीज जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आई नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे आई लगाना चाहिए था, यहाँ पे डबल एल नहीं लगा हुआ है, तो इन सबको आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो अगर आपके टू क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो टू एन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? तो क्राइसिस आपका क्या है, ये ग्रीक ओरिजिन वर्ड है ना, तो ग्रीक नाउन्स में आपका एक रूल होता है, और वो क्या होता है, अगर ये क्राइसिस, ये ग्रीक वर्ड है यहाँ पे, अगर ये क्राइसिस है यहाँ पे, तो अगर इसे हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आई एस है ये यहाँ पे आपका ई एस बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्राइसिस हमारा क्राइसिस बन जाएगा। तो आपको इस तरह के कन्वर्ट करने के लिए चीजों के लिए आपको रूट वर्ड्स पता होने चाहिए कि कहाँ से ओरिजिन है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे
थीसिस बोला मैंने। अब थीसिस को, ये भी आपका ग्रीक वर्ड है, इसे कन्वर्ट करोगे आप प्लूरल में तो क्या बन जाएगा, ये आपका थीसिस बन जाएगा, यहाँ पे आपका ईएस आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इनको फिगर आउट करोगे और अपने आंसर्स को सॉल्व करोगे। ऐसे सिमिलरली आप एनालिसिस को कर सकते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा सेंटेंस है आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है? बहुत ही सिंपल है, देखो आई एम वर्किंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे एम आ गया, हमें तो प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढना है, हटा दो। बी देखो, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है आपका, क्यों? क्योंकि इन्होंने हैव या हैज आपका लगा दिया है यहाँ पे, फिर आपका इन्होंने बीन लगाया साथ में, फिर आपका वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगा दिया है, और सिंस मॉर्निंग टाइम भी बता दिया हमें यहाँ पे, यानी कि आपका एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड इट इज स्टिल ऑन गोइंग। तो ये आपका बी एकदम करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। अब आप देखो सी क्यों नहीं है, आई हैड बीन, क्योंकि ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया यहाँ पे, हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। डी देखो, आई हैव वर्कड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस में नहीं है यहाँ पे आपका, आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म लेकर चलना है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या आएगा, हमेशा बीन आएगा और प्लस आपका आईएनजी आएगा वर्ब के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आओ, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम क्या होता है आपका? अब कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड या ओपन आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आपका सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे? ओपन का बात कर रहे हैं तो फ्रैंक होएगा आपका। डिसऑनेस्ट, ये तो आपका एंटोनिम हो गया, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट हो गया। सीक्रेटिव क्या हो गया आपका यहाँ पे आपका? तो सीक्रेटिव भी आपका एक ऑपोजिट मीनिंग बता रहा है यहाँ पे। वेग, ये तो अनक्लियर होता है यहाँ पे, तो ये सबको आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो कैंडिड मतलब फ्रैंक हो गया। नेक्स्ट आओ, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। neither of the two men were very strong, neither of the two men was very strong, neither of the two men was very strong। क्या लगाओगे आप इसके अंदर? अब देखो, जब आपके इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, वर्ड जो नीदर है, नीदर का मतलब होता है नॉट वन नॉट द अदर, इसीलिए नीदर हमेशा सिंगुलर माना जाता है, चाहे उसके बाद में आपका प्लूरल नाउन ही क्यों ना आए। और इसी वजह से आपका ये भी करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सिंगुलर आपका वर्ब को यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऑलराइट। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लूरल लगा दिया, एलिमिनेट कर दो। ये नीदर ऑफ द टू मैन वाज, क्योंकि मैन लगा दिया मैन की जगह, इसको हटा दो यहाँ पे। नीदर ऑफ द टू मैन आर, आर लगा दिया, इसको हटा दो। तो ये छोटे छोटे डिटेल्स है जिनको आपको यहाँ पे ध्यान में देना है, ऑलराइट। तो इसी तरीके से आप अपने सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आंसर कर पाओगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। डू यू एवर सेंड डैश फॉर थिंग्स रादर देन बाइंग देम इन शॉप्स? क्या लिखोगे आप यहाँ पे? आपका आंसर यहाँ पे, डू यू एवर सेंड डैश फॉर थिंग्स रादर देन बाइंग देम इन शॉप्स। तो ये क्या है? यहाँ पे आपका एक फ्रेजल वर्ब यूज किया जा रहा है। तो फ्रेजल वर्ब में आप कौन सा यूज कर सकते हो आप यहाँ पे? सेंड के साथ में क्या लगाओगे? सेंड के साथ में हमेशा आपका फॉर लगता है, ना कि आपका और कुछ लगेगा। तो फॉर लगता है, सेंड फॉर का मीनिंग होता है टू ऑर्डर या फिर और रिक्वेस्ट समथिंग टू बी डिलीवर्ड। तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट में वही आपका सूट बैठ रहा है, शॉप से खुद लेने की बजाय ऑर्डर करना। तो ये का सेंटेंस होगा, डू यू एवर सेंड फॉर, है ना, थिंग्स रादर देन बाइंग देम इन शॉप्स। ये आप यहाँ पे करेक्ट लगाओगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सेंड अवे लगा देते, तो सेंड अवे मतलब होता है डिसमिस करना या आपको भेज देना, विच इज रॉन्ग हियर। तो इसको आप हटा दो, एलिमिनेट कर दो। फिर आपका आएगा सेंड ऑफ। अब सेंड ऑफ का मतलब क्या होता है? डिस्पैच करना। क्या आप डिस्पैच कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, आप डिस्पैच नहीं कर रहे हो, इसको एलिमिनेट कर दो आप यहाँ पे। सेंड इन का मतलब होता है आपका सबमिट करना। आर यू सबमिटिंग समथिंग? नहीं, सेंटेंस में तो सबमिट को लेकर कोई बात ही नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। तो सेंड फॉर का मतलब होता है आप किसी ऑर्डर को, गुड्स को या किसी चीज को ऑर्डर कर रहे हो यहाँ पे आप, ठीक है। नेक्स्ट आओ, विद लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। ये आप जब हम विद लव लिखते हैं, ये कौन से पार्ट में हम लिखते हैं आपके विद लव को यहाँ पे? तो विद लव जो होता है, इसको हम यूज करते हैं जब हम आपका सब्सक्रिप्शन पे बात कर रहे होते हैं। तो लेटर राइटिंग में सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है आपका क्या चीज है? सब्सक्राइब करना नहीं, ये आपकी क्लोजिंग लाइन होती है, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है क्लोजिंग लाइन, जो आपके सिग्नेचर से पहले लिखी जाती है, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन होता है यहाँ पे, और वो क्या होता है आपका, जैसे मैंने लिख दिया डियर सर या डियर मैम लिख दिया, है ना, या फिर डियर सुमन लिख दिया मैंने। फिर आपका बॉडी आता है जहाँ पे मेन मैसेज हो गया, ये आपका बॉडी हो गया यहाँ पे, जहाँ आप मेन अपना मैसेज लिख रहे हो। और फिर क्या आता है? फिर आता है आपका यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन, इसके बाद आ जाएगा जहाँ पे आप लिखते हो आपका विद लव या योर्स लविंगली, और नीचे अपना साइन करते हो यहाँ पे, या फिर अपना नाम मेंशन करते हो, ठीक है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन में आएगा। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग।
कौन से आपके वर्ड में करेक्टली स्पेल्ड है वो वाला वर्ड आपका यहाँ पे। तो देखो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर होगी आपकी, क्या होगी यहाँ पे, ये होगी आपकी वैक्यूम, जहाँ पे आपका डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लैटिन ओरिजिन के वर्ड है, इसलिए यहाँ पे आपकी स्पेलिंग थोड़ी सी ट्रिकी होती है यहाँ पे। तो वैक्यूम में क्या है, टू हॉलो स्पेसेस दिए तो टू यू आया है आपका यहाँ पे। तो ये आप चीजें ना बड़ी कंफ्यूजिंग होती है ये वाली स्पेलिंग्स यहाँ पे, अगर आप ग्रीक और लैटिन में जाओगे और अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो बेस्ट ऑप्शन है आप अपने कुछ गिने चुने 50-60 वर्ड्स को निकालो और उनको अच्छे से याद कर लो यहाँ पे, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आओ, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। क्या होगा आपका, इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में आप कन्वर्ट करोगे तो देखो, ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे आएगा आपका यहाँ पे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आया तो एक्सक्लेम्ड आप डेफिनेटली यूज करोगे। और फिर आ रहा है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट व्हाट अ कोल्ड डे, को क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, आप लिखोगे दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इसीलिए इनडायरेक्ट में आपका जो ये सेड है, ये जो सेड था यहाँ पे, ये कन्वर्ट होके हमारा हमने क्या लिख दिया, एक्सक्लेम्ड में लिख दिया। अब यहाँ पे ये व्हाट अ कोल्ड डे जो था ये आपका एक्सक्लेम दैट में आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका जो प्रेजेंट टेंस में था यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम व्हाट अ कोल्ड डे, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट अ कोल्ड डे इट वाज, यहाँ पे लिख देंगे वर्ड दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट आओ, अच्छा यहाँ पे ये वाला सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस को पास्ट में लेकर नहीं गए, इसलिए गलत है। बाकी सब तो आप हटा दोगे क्योंकि इन्होंने एक्सक्लेम नहीं लिखा है। ये थोड़ा सा मिल सकता था लेकिन इसमें क्या एरर हो गया, टेंस चेंज नहीं किया है आपका। नेक्स्ट आ जाओ, गिव द एंटोनिम ऑफ डिस्पैरेज। बड़ा ही आपका कॉमनली आस्क्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला आपका वर्ड है और इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एंटोनिम ऑफ डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को नीचे दिखाना या किसी को तुच्छ महसूस कराना या उसके बारे में नेगेटिवली बात करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को प्रेज करना। ये सारे तो इसके सिनोनिम्स है, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स है यहाँ पे आपके, और ये है आपका इसका एंटोनिम। किसी को नीचे दिखाने का मतलब है किसी की तारीफ करना, उल्टा इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होगा, आप अप्रिशिएट कर रहे हो यहाँ पे, है ना। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे डू नॉट डिस्पैरेज योर एफर्ट्स या प्रेज योर एफर्ट्स, इस तरीके से आप यहाँ पे बात करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, भाग्य बहादुरों के साथ देता है। कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, अब ये जो आपका प्रोवर्ब है, एक तरह का प्रोवर्ब है ना यहाँ पे, तो ये क्या बात बता रहा है, तो ये जो है भाग्य आपका बहादुरों का साथ देता है, ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रोवर्ब है, यानी जिसका एक फिक्स्ड इंग्लिश इक्विवेलेंट होता है ना, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो वर्ड टू वर्ड मैपिंग भी आपकी आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे देखो, भाग्य को क्या बोलते हैं हम, भाग्य को लक बोलते हैं, फॉर्चून बोलते हैं, फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इसको फॉर्चून बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्चून लिख दो यहाँ पे। और बहादुर, बहादुरों को यहाँ होता है आपका ब्रेव होता है यहाँ पे। आपका साथ देता है, इसका क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये साथ देता है मतलब फेवर्स, भाग्य बहादुरों का साथ देता है तो ये यहाँ पे फेवर्स आ जाएगा। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, बी होगा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉलोस तो नहीं आएगा, पीछे थोड़ी जाता है उनका, नहीं, उनका साथ देता है यहाँ पे, पीछे नहीं आता, साथ देता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट फ्रेजिंग होगा यहाँ पे। अब ए क्यों नहीं होगा, लक हेल्प्स द ब्रेव, क्योंकि यहाँ पे आपका मीनिंग क्लोज है लेकिन प्रोवर्ब नहीं है, ये प्रोवर्ब की तरह साउंड कर रहा है, नहीं कर रहा, हटा दो। सी को देखो, फेट सपोर्ट्स द ब्रेव, ये आपका इडियोमेटिक तो बिल्कुल ही दूर दूर तक साउंड नहीं कर रहा, तो इसको हटा दो। और डी, ये अलग एक्चुअली आपका गलत वर्ब यूज किया है यहाँ पे। तो प्रोवर्ब्स को लिटरल नहीं बल्कि स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट आपको ट्रांसलेट करना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, सेवरल विलेजेस वर बर्न्ड डाउन। अब आपको इसका ट्रांसलेशन करना है यहाँ पे। तो इंग्लिश सेंटेंस कैसा है आपका, ये सेवरल विलेजेस वर बर्न डाउन, ये आपका एक्चुअली में पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है। अब वर बर्न डाउन का पैसिव पास्ट क्या है यहाँ पे, वो आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी में इससे एग्जैक्ट पैसिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अब सेवरल, सेवरल को क्या बोला जाता है यहाँ पे हिंदी में, सेवरल को क्या बोलेंगे आप, कई बोलेंगे यहाँ पे, कुछ तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो क्या होता है, सम होता है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो वैसे ही। और यहाँ पे आप इसी के साथ में आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे गाँव में आग लग गई, कितने गाँव में आग लगी वो भी क्लियर नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। आग ने कई गाँव को जला दिया, हमारा स्ट्रक्चर पैसिव में है, ये एक्टिव में बात करे तो इसे हटा दो। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी, कई गाँव जला दिए गए, ये आपका यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑलराइट। स्ट्रक्चर पे ध्यान दो हमेशा कि स्ट्रक्चर कैसे लिखा है, फिर उसी के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करो। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब ऑफ इंटरनल।
इंटरनल का वर्ब कौन सा है यहाँ पे आपका? इंटरनल का वर्ब क्या होता है? तो जो वर्ब फॉर्म होता है इंटरनल का, ये होगा आपका इंटरनलाइज। तो इंटरनल एडजेक्टिव है, और इसका वर्ब बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया इसमें? आप इसको लगाने के लिए तो आइज लगा देते हो या आइस लगा देते हो, ठीक है? तो ये सफिक्स आप यूज करते हो। तो इंटरनलाइज का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, जैसे कि इंटरनलाइज द ग्रामर रूल्स, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। इंटरनैलिटी क्या हो गया यहाँ पे? इट इज अ नाउन, ये आपका नाउन हो गया यहाँ पे आपका। और इंटरनली ये ली वाई लगा दिया तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया यहाँ पे। और डी, ये क्या है? इंटरनलनेस, इंटरनलनेस, तो ये क्या है? ये भी आपका एक नाउन हो गया है। तो एडजेक्टिव को वर्ब में बदलना है तो आप आईजीई या आईएसई लगा दोगे इसको, जैसे मॉडर्नाइज हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, इंटरनलाइज हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा इनमें से करेक्ट सेंटेंस है? बताओ यहाँ पे। ऑप्शन ए को देखो पहले, क्या गड़बड़ है यहाँ पे? आई हैव सीन हिम येस्टरडे। अब अगर आप येस्टरडे लिख रहे हो तो और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हो तो मिसमैच है, हटा दो। बी देखो, आई सॉ हिम येस्टरडे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही जा रहा है, सिंपल पास्ट में बात किया जा रहा है। आई लगा दिया आपका, फिर सी का सॉ आपका पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया यहाँ पे, और आपका फिर प्रोनाउन यूज किया और आपने टाइम बता दिया येस्टरडे, तो ये सही है। सी देखो, आई हैड सीन हिम येस्टरडे, सी में क्या गड़बड़ है? हैड सीन। पास्ट परफेक्ट तब यूज होता है जब दो पास्ट एक्शंस हो यहाँ पे, और यहाँ तो ये सिंगल है, इसको हटा दो। डी देखो, आई एम सीइंग हिम येस्टरडे, ये क्या है? आई एम सीइंग येस्टरडे। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को येस्टरडे में कैसे देख सकते हो? तो इसको एलिमिनेट कर दो। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका बी होगा, ठीक है? नेक्स्ट आओ, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन कैमरा। इन कैमरा का इडियम का मतलब क्या है यहाँ पे? तो इन कैमरा, ये आपका एक लैटिन इडियम है। इसका मतलब होता है क्लोज डोर्स के पीछे, यानी पब्लिक से दूर, प्राइवेट में। तो इसका क्या करंट क्या होगा? करेक्ट आंसर इन प्राइवेट होगा यहाँ पे आपका, ये आप यहाँ पे यूज करोगे। कोर्ट्स और ऑफिशियल मीटिंग से कॉन्टेक्स्ट में ये आपका जो वर्ब फ्रेज है ये बहुत यूज होता है यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड इन कैमरा, मतलब इंक्वायरी पब्लिक के सामने नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है? इन द डार्क का बात करें तो इसका मतलब होता है इग्नोरेंट या अनअवेयर, ये आपका अलग ही इडियम है, सेम नहीं है यहाँ पे आपका, तो इसको एलिमिनेट कर दो। सी देखो, इन द लाइट, इसका मतलब होता है ओपनली और पब्लिकली, विच इज ऑपोजिट। और इन अ मूवी, ये तो आपका नॉर्मल एक नॉर्मल फ्रेज है आपका यहाँ पे, जिसका कोई लिटरल मीनिंग, सिर्फ एक लिटरल मीनिंग बताया गया है यहाँ पे, उल्टा मीनिंग नहीं है, इडियोमेटिक मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट आओ, ट्रांसफॉर्म इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर? यहाँ पे ए को देखो, ही वॉज अनवेल यट ही केप्ट ऑन वर्किंग, क्या ये सही है? आपका ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, क्या स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है? तो ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यहाँ पे आपका, ठीक है? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा? इन स्पाइट ऑफ लिखा है ना? जो एक सबऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर है वो लिखा है। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करना है। तो इन स्पाइट ऑफ तो क्या बता रहा है? ये आपका कॉन्ट्रास्ट बता रहा है इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे आपका, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? कंपाउंड में कॉन्ट्रास्ट के लिए बेस्ट कंजंक्शन कौन सा होता है? येट, ये होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका, ठीक है? बी देखो, ऑल्दो ही वॉज अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये आपका क्या है? इसने तो कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स ही रख दिया, चेंज ही नहीं किया। सी देखो, बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, यहाँ इसकी वजह से आपका सेंटेंस सिंपल बन जाता है, हमें कन्वर्ट करना है उसको कंपाउंड में। डी देखो, ही वॉज अनवेल सो ही केप्ट ऑन वर्किंग, तो यहाँ पे सो रीजन दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है, जबकि हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना है यहाँ पे आपका, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट आओ, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ आप, अकर्ट का क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आपका जो स्पेलिंग है? तो यहाँ पे आपको वन सिलेबल यूज करना है ना? और तो इसमें आप क्या कैसे यूज करोगे? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ए, अकर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यूज होगा। ये आपका जो वर्ब है अकर, इसका आपका ये यहाँ पे आपने लिखा है अकर्ड को लिखा है यहाँ पे, ठीक है? तो इस जो आपका रूल होता है यहाँ पे, इनमें आपको जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हो तो ये अकर के बाद में आप ईडी लगा देते हो यहाँ पे, अकर का अकर्ड हो गया, स्टॉप का स्टॉप्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो जो लास्ट कंसोनेंट होता है ये आपका डबल होता है यहाँ पे आपका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मीन्स, क्या मतलब है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब आपका यहाँ पे? तो इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। ये आपका इडियम आपके पहले पुराने टाइम में इसको आपका यूज किया जाता था। तो गॉन्टलेट क्या होता है? एक आपका जो लोहे का ग्लव होता है ना,
वो होता है, तो उसको फेंक कर चैलेंज किया जाता था, और जो उसे उठाता था वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता था। तो टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मतलब टू एक्सेप्ट द चैलेंज, आपका ये आपका यहाँ पे ईडियम का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, पंचुएट करेक्टली, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। कैसे आप यूज करोगे पंचुएशन को यहाँ पे आप पे करेक्टली? तो देखो, आई देयरफॉर, अब ये देयरफॉर होता है यहाँ पे, ये देयरफॉर क्या है, ये एक आपका कंजंक्टिव एडवर्ब है ना, ये आप सेंटेंस एडवर्ब के बोलते हो जिसको। तो जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो दोनों तरफ कॉमा लगता है यहाँ पे आपका। तो सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट आपका मेंशन कर दिया यहाँ पे आई कर दिया, तो यहाँ पे आई, और आई के बाद कॉमा आएगा, देयरफॉर के बाद फिर कॉमा आएगा आपका, और फिर आपका जो वर्ब है वो कंटिन्यू चलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये ए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव हो गया यहाँ पे। ये गलत क्यों, क्योंकि आप इसके आगे आपने कॉमा नहीं लगाया, हटा दो। आई देयरफॉर यहाँ पे यू के बाद में कॉमा लगा रहा है, हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान क्या रखोगे, कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बाद में देयरफॉर ऐसे एडवर्ब्स आपके अगर आ जाते हैं तो इनके साथ में आप पहले भी आप कॉमा लगाओगे और बाद में भी आप कॉमा लगाओगे यहाँ पे आपका। ठीक है, जैसे देयरफॉर हो गया, अगर हाउएवर होता या मोरओवर होता तो इनके साथ में ऐसे ही आप कॉमा यूज करते हैं। नेक्स्ट आओ, फिल इन द ब्लैंक, हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग, इट डैश ऑल द मेजर इश्यूज। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर, क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे आपका? तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे आपका स्कर्टेड होगा। अब स्कर्टेड क्यों होगा, ये जो वर्ब होता है स्कर्ट, इसका क्या मतलब होता है, हम पहनने वाले कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्ब स्कर्ट की। इसका मतलब होता है आपका अवॉइड करना यहाँ पे, है ना, अवॉइड करना इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका। तो ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली डील नहीं कर रहा है, तो सेंटेंस का टोन नेगेटिव है यानी डिसअपॉइंटिंग टोन है, इसीलिए इस सेंस में ये आपका परफेक्टली मैच हो रहा है, तो स्कर्टेड आपने यूज किया। स्पीच ने इंपॉर्टेंट इश्यूज को अवॉइड कर दिया, है ना, तो आपने बोला हिज स्पीच वॉज डिसअपॉइंटिंग, इट स्कर्टेड ऑल द मेजर इश्यूज, आपने इस तरीके से यहाँ पे इसको आंसर को यहाँ पे मेंशन किया। अगर एड्रेस लिखा होता तो एड्रेस मतलब उसने सारे इश्यूज को पॉजिटिव सेंस में बात करी, सारे इश्यूज को डायरेक्टली डील किया, पर यहाँ पे ये डिसअपॉइंटिंग वाली टोन में बात कर रहा है ना, तो ये तो हट ही जाएगा, ये भी हट ही जाएगा। और स्किम्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्किम का मतलब होता है यहाँ पे ऊपर ऊपर से पढ़ना, टॉपिक अवॉइड नहीं करना होता है यहाँ पे, बल्कि इसने तो आपका टॉपिक अवॉइड किया है, तो इसको हटा दो यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका जो परफेक्टली फिटेड वर्ड है वो है स्कर्टेड। नेक्स्ट आओ, गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून। अगेन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज इडियम है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, है ना। तो ब्लू मून का एक बहुत ही ये रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है, तो इसीलिए आपका ईडियम का मतलब है कुछ ऐसा होना जो बहुत ही रेयरली होता है ना। आई आई मीट हिम वंस इन अ ब्लू मून, मतलब मैं उससे बहुत ही कम मिलता हूँ, इस तरीके से आपका आप इसका मीनिंग निकालेंगे। नेक्स्ट आओ, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी। क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी, कैसे करोगे? अब देखो ये जो फ्रेज यूज किया है शुड नॉट माइंड, अब इसका पोलाइट मीनिंग होता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना या विलिंगनेस, तो ये सेंटेंस इनडायरेक्टली कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा और चाय दे दो, तो इसलिए इसका एक्यूरेट हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा यहाँ पे, मुझे थोड़ी और चाय लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी, आप नहीं, आपत्ति आना चाहिए था यहाँ पे, आपत्ति नहीं होगी यानी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ए देखो, मुझे और चाय नहीं चाहिए, क्या ये ऐसा बोल रहा है कि आई डोंट वांट मोर टी, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा, हटा दो। सी बोल रहा है मुझे चाय बहुत पसंद है, ऐसा तो कोई सेंटेंस ही नहीं बोला, हटा दो इसको। मैं और चाय नहीं पी सकता, ऐसा भी नहीं बोला, तो ये आपका करेक्ट यहाँ पे लिटरल ट्रांसलेशन होगा इसका यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप अपने इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ आप यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेज रिफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन। कौन सा आपका टेंस है जो आपके कंप्लीटेड एक्शन को रेफर करता है? तो ये जो है वो है आपका पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट मत क्लिक कर देना या प्रेजेंट परफेक्ट या इन सारी चीजों को मत करना। देखो पास्ट इनडेफिनिट क्या होता है, यानी आपका सिंपल पास्ट जिसे हम बोलते हैं, इसका यूज होता है जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने बोला आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है ना, या शी रोड द लेटर यस्टरडे, उसने कल एक लेटर लिखा था। तो ये टाइम मार्कर्स होते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये आपके होते हैं, जैसे यस्टरडे हो गया आपका, ये टाइम मार्कर आ गया, और क्या हो गया, लास्ट नाइट हो गया आपका, लास्ट नाइट, अगो लिख दिया आपने, अ मोमेंट अगो, अ मिनट अगो लिख दिया आपने यहाँ पे, या आप इन 2020, तो ये सब आपके सिंपल पास्ट को बता दे, क्योंकि आप यहाँ पे एक एक्शन को कंप्लीट होने के टाइम बता रहे हो यहाँ पे, तो कंप्लीटेड एक्शन और उसमें आपका पास्ट टाइम मेंशन कर दिया, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट वो कहलाता है या सिंपल पास्ट कहलाता है।
नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या स्पीच यूज की गई है यहाँ पे? तो ये जो है यहाँ पे ये यूज किया गया है आपका मेटाफर। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। कैमल को क्या बताया है? कैमल को डेजर्ट का शिप बताया यहाँ पे आपका। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है ना? जहाँ पे कैमल को डायरेक्टली क्या बोला गया है? कैमल क्या है? कैमल शिप है आपका यहाँ पे। कोई लाइक यूज नहीं किया, कोई एज यूज नहीं किया, इसलिए ये आपका मेटाफर कहलाया जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो ये थे आपके आज के ग्रामर क्वेश्चंस। इनके ऊपर फोकस करो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। और स्पेलिंग अगर आपके पास में आ जाती है, क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उनको उनमें कमांड हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो फोकस करो रूट वर्ड्स के ऊपर। एक बार रूट वर्ड्स पता लग जाए तो फिर आप उन्हें ट्रांसलेट कन्वर्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। और अगर आपको वो भी डिफिकल्ट लग रहा है तो 50 मोस्ट रिपीटेड आप अपने इडियम्स को या आपके जो ये फ्रेजेस हैं या वर्ड्स हैं, इनको आप रट्टा लगा लो या याद कर लो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके आज के वोकेबलरी, आपका वर्ड्स, आपके ग्रामर सेंटेंसेस। आपको पसंद आया तो इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे वर्धमान ऐप पे या वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। ये आपका iOS के लिए है। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट, एंड दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर वेर यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।